रात में आसमान को कभी सीरियसली देखा है? स्टार्स एकदम स्टिल लगते हैं, जैसे कोई पेंटिंग हो, लेकिन कुछ ब्राइट डॉट्स यानी प्लैनेट्स धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे। और उसी मोमेंट ने इंसान के दिमाग को हमेशा कंफ्यूज किया है। हमारे दिमाग में एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये प्लैनेट्स, इतने बड़े प्लैनेट्स मूव कैसे करते हैं? और उसका आंसर ढूंढने के लिए इंसान ने हजारों साल लगा दिए। और इस जर्नी में साइंस के सबसे बड़े नाम जो सामने आए वो हैं अरिस्टो, टॉलेमी, कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन और आइंस्टीन। ये सिर्फ एक साइंटिफिक कहानी नहीं है मेरे दोस्त, ये एक थ्रिलर है, फुल ऑफ ड्रामा, डिबेट्स और डिस्कवरीज। एंड बिलीव मी, जब आप ये स्टोरी सुनोगे ना तो आपका दिमाग लिटरली डोपामीन से फ्लड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम के सबसे पहले पेज से, यानी एंशिएंट सिविलाइजेशन। बेबीलोनियन, इजिप्शियन और इंडियन, इन्होंने रात के आसमान को ऑब्जर्व करके प्लेनेटरी मोशन के पहले रिकॉर्ड्स बनाए। बेबीलोनियंस के क्ले टैबलेट्स दिखाते हैं कि उन्होंने 7th सेंचुरी बीसी में जुपिटर के मून का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? बिना टेलीस्कोप के, क्योंकि उस समय तक टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने प्लेनेटरी पैटर्न्स को प्रिडिक्ट कर लिया था। और इंडिया में भी सूर्य सिद्धांता जैसे टेक्स्ट ने प्लेनेटरी पोजीशन और एक्लिप्स के एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिए। ये शो करता है कि इंसान की क्यूरियोसिटी एकदम यूनिवर्सल थी, यानी अलग अलग कल्चर बट सेम स्काई। देखकर एक ही सवाल पूछ रहे थे सब लोग, और सवाल ये था कि ये प्लैनेट्स मूव क्यों कर रहे हैं। अब भाई इसको समझाना भी था, तो इसको समझाने के लिए बहुत सारे फिलोसफर आए और उन्होंने अपनी थ्योरीज दी। सबसे फेमस था अरिस्टो। उसने कहा कि अर्थ एक सॉलिड इमूवेबल सेंटर है और बाकी सब यानी मून, सन और प्लैनेट्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। ये थ्योरी सिंपल, नीट और उस वक्त के लिए लॉजिकल थी। एंड गेस व्हाट, लोगों ने इस आइडिया को 1800 सालों तक गॉड लाइक ट्रुथ माना। सोचो, एक गलत अजम्पशन ने पूरे ह्यूमन थॉट्स को सेंचुरी तक होल्ड करके रखा। अब आता है एक और बड़ा नाम, क्लॉडियस टॉलेमी, 2nd सेंचुरी एडी। एरिस्टो के मॉडल में एक प्रॉब्लम थी, प्लैनेट्स के मोशन ऑब्जर्वेशन के साथ फिट नहीं होते। कभी वो स्लो लगते थे तो कभी रिवर्स, जिसको रेट्रोग्रेड मोशन कहा जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉलेमी ने एक जुगाड़ निकाला, एपिसाइकल्स। मतलब प्लैनेट्स एक छोटे सर्कल में घूमते हैं और वो सर्कल एक बड़े सर्कल में रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड। साउंड्स मैसी? बिल्कुल, लेकिन ये एक मैथमेटिकल ट्रिक थी जो ऑब्जर्वेशंस को फिट कर रही थी। यानी एरिस्टो की प्रॉब्लम टॉलेमी ने सॉल्व कर दी। और सबसे बड़ी बात, उसकी किताब एल्मागेस्ट इतनी स्ट्रांग थी कि सेंचुरीज तक एस्ट्रोनॉमी की बाइबल बनी रही। मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप तक सब इसी को पढ़ते थे। मतलब एक इम्परफेक्ट मॉडल ने भी नॉलेज को आगे पुश किया। और पॉजिटिव चीज ये है कि इंसान ने प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया, बल्कि जुगाड़ बनाया और सीखना कंटिन्यू रखा। फिर आता है द कोपरनिकन रेवोल्यूशन। फास्ट फॉरवर्ड 16th सेंचुरी, एक पॉलिश मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस क्वाइटली एक बुक लिख रहा था और 1543 में उसने पब्लिश किया दी रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोलेस्टियम। उसमें एक धमाकेदार आइडिया था, अर्थ इज नॉट द सेंटर, सन इज द सेंटर। यानी अभी तक की सारी थ्योरीज को उसने पलट दिया। और ये था हेलियोसेंट्रिक मॉडल। इमेजिन करो, सेंचुरीज तक लोग सुनते आ रहे थे कि अर्थ एक रॉयल थ्रोन पर सेंटर में बैठी है, और सडनली एक बंदा आता है और बोलता है कि नो, अर्थ भी एक प्लेनेट है जो कि सन के अराउंड घूमता है। बात बहुत बड़ी थी, डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं था। यूनेस्को के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कोपरनिकस की किताब ने एंटायर रेजिनेंस के थॉट्स को शिफ्ट कर दिया। साइंटिस्ट और थिंकर सडनली फील करने लगे कि यूनिवर्स रैशनल है और प्रेडिक्टेबल भी है। ये एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन था। लेकिन कोपरनिकस ने भी एक गलती की, उसने ऑर्बिट्स को परफेक्ट सर्कल माना, और जब ऑब्जर्वेशंस के साथ कंपेयर किया तो रिजल्ट्स परफेक्ट मैच नहीं किए। लेकिन एक बात क्लियर थी कि यूनिवर्स अर्थ सेंटर्ड नहीं है, और इस एक आइडिया ने पूरी दुनिया के कंपास को पलट दिया। फिर आते हैं टाइको ब्राहे, द डेटा कलेक्टर। कोपरनिकस के बाद एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है, टाइको ब्राहे, जो कि एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर था, जो कि अपनी रॉयल नेवल ऑब्जर्वेटरी में दिन रात प्लैनेट्स ट्रैक करता था। और सबसे क्रेजी फैक्ट्स, उसके पास टेलीस्कोप्स ही नहीं था, फिर भी उसने नेकेड आई से सबसे एक्यूरेट प्लैनेटरी डेटा कलेक्ट किया।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आर्चीव के हिसाब से टाइको के ऑब्जर्वेशंस एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड बने थे, इतने प्रिसाइज कि आज भी हिस्टोरियंस उन्हें स्टडी करते हैं। बिना टेलीस्कोप के नेकेड आई से इतना प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन करना पॉसिबल ही नहीं था, बट टाइको ने वो करके दिखाया। टाइको का अपना मॉडल था एक हाइब्रिड, सन अर्थ के अराउंड घूमता है और बाकी प्लैनेट्स सन के अराउंड। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन एटलीस्ट उसने डेटा कलेक्ट किया जो बाद में एक जीनियस के काम आया, और वो जीनियस था जोहानेस केपलर, द जीनियस विथ लॉज। यानी अब कहानी पहुंचती है एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर जहां पर जोहानेस केपलर, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन, जो कि टाइको के डेटा के साथ काम करता था, टाइको की डेथ के बाद केपलर के पास उसका सारा ट्रेजर डेटा आ गया और केपलर ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की कि प्लैनेट्स परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि एक्लिप्स में मूव करते हैं। वाह, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था। और फिर उसने दिए अपने फेमस 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन 1609 से लेके 1619 के बीच में। पहला लॉ कहता है लॉ ऑफ इक्लिप्स, यानी प्लैनेटरी ऑर्बिट्स आर इक्लिप्स विद सन एट वन फोकस। सेकेंड लॉ, जो कि लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहा जाता है, और वो कहता है कि प्लैनेट सन के क्लोज होते हैं तो फास्ट मूव करते हैं और दूर होते हैं तो स्लो मूव करते हैं। थर्ड लॉ, जो कि लॉ ऑफ हार्मोनीज के नाम से भी जाना जाता है, यानी अ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड स्क्वायर t square is proportional to its distance cubed, यानी r cube. t square is directly proportional to r cube. ये लॉ सिर्फ मैथ्स की ब्यूटी नहीं थे, ये एकदम प्रैक्टिकल थे। नासा के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इवन मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट ट्रेजेक्टरी प्लानिंग केपलर के लॉ यूज करती है। मतलब आप समझ सकते हैं, एक 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट का काम आज के मार्स और मून मिशन को गाइड करता है। गूज़बम्प्स? जी हाँ, सुन के जरूर आएगा। गैलीलियो गैलीली द रिबेल। उसी समय स्टेज पर एक एंटर होता है नाम, और वो था गैलीलियो गैलीली। इस बंदे ने टेलीस्कोप बनाया और पहली बार आसमान को डिटेल में देखा, यानी जो चीज अभी तक मिसिंग थी उसको गैलीलियो गैलीली ने बनाकर फुलफिल कर दिया, और वो था टेलीस्कोप। और उसने सिर्फ टेलीस्कोप नहीं बनाया बल्कि जुपिटर के 4 मून्स को डिस्कवर किए, आइयो, यूरोपा, गाइनेमेडा एंड कैलिस्टो, और बोला देखो सब कुछ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है। उसने वीनस के फेजेस ऑब्जर्व किए जो कि कोपरनिकन हेलियोसेंट्रिक मॉडल को स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि चर्च अभी भी जियोसेंट्रिक मॉडल को ट्रुथ मानता था। गैलीलियो ने जब ओपनली हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट किया तो उस पर ट्रायल्स डाल दिया गया और उसको फोर्स किया गया कि आप अपने स्टेटमेंट को विथड्रॉ करें। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, सच को कौन दबा सकता है? कोई नहीं। आज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी कहता है। पॉजिटिव चीज यह है कि एक इंसान का करेज एक पूरा सिस्टम हिला सकता है। अब इस कहानी में एंट्री होती है न्यूटन की द यूनिवर्सल लॉ के साथ, यानी अब आता है वो कैरेक्टर जिसने क्लाइमेक्स दिया। सर आइजैक न्यूटन 1687 में उसने पब्लिश किया था अपना पहला मास्टरपीस प्रिंसिपा मैथमेटिका। न्यूटन ने कहा एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि सिंपल था, पावरफुल था और यूनिवर्सल था। और सबसे बड़ी बात, न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि केपलर के लॉज क्यों वर्क करते हैं, यानी केपलर्स के लॉज को मिल गया एक वैलिडेशन न्यूटन के इस प्रिंसिपल से। प्लैनेट्स एक्लिप्स में क्यों मूव करते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल और इनर्शिया एक बैलेंस क्रिएट करता है। रॉयल सोसाइटी के हिस्टोरिकल नोट्स के हिसाब से न्यूटन के लॉज के बिना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं था। मतलब प्लैनेटरी मोशन को समझने से ही मॉडर्न मशीन, सैटेलाइट और इवन स्मार्टफोन इनडायरेक्टली पॉसिबल हुए हैं, जो कि आप आज यूज कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए भी। इस कहानी में एंट्री होती है एक और महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिसने एक ब्यूटीफुल ट्विस्ट दिया। 19th सेंचुरी के एंड में एक छोटा सा प्रॉब्लम मिला, मरकरी के ऑर्बिट में थोड़ा सा एनोमली देखने को मिला। न्यूटन के लॉज से वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो आया अल्बर्ट आइंस्टीन। उसने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में पब्लिश की और कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि ग्रेविटी एक स्पेस टाइम का कर्वेचर है। एंड गेस व्हाट, मरकरी के ऑर्बिट का एनोमली आइंस्टीन की थ्योरी से परफेक्टली एक्सप्लेन हो गया। नासा के ऑफिशियल पेजेस क्लियरली लिखते हैं कि रिलेटिविटी के बिना आज के जीपीएस सैटेलाइट्स एक्यूरेट काम कर ही नहीं पाते। मतलब आप गूगल मैप्स यूज कर तो रहे हैं, वो इनडायरेक्टली आइंस्टीन की वजह से ही पॉसिबल है। तो गूगल को और हमें भी आइंस्टीन को थैंक यू बोलना चाहिए इतना एक्यूरेट जीपीएस हमें देने के लिए। और मॉडर्न डे प्लैनेटरी मोशन जो है
आज हम पढ़ते हैं। आज हम प्लेनेटरी मोशन को सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी यूज करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं सैटेलाइट लॉन्चेस, स्पेस मिशंस, इंटरप्लेनेटरी नेविगेशन, सब कुछ इसी नॉलेज पर बेस है। चाहे वो नासा हो या इसरो हो, दोनों ही केपलर, न्यूटन, आइंस्टीन के कॉम्बो से अपने मिशंस प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल 2013 में जब इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया था, उसने एग्जैक्टली यही लॉज फॉलो किए थे और रिजल्ट आप सभी को पता है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स ऑर्बिट। और क्या आपको पता है, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और ये एक पॉजिटिव फैक्ट है जो कि पूरे वर्ल्ड ने सेलिब्रेट किया। अब इतनी सारी कहानियों के बाद हम पहुंचे हैं, तो अब आप सोच के देखो, तो ये कहानी शुरू हुई थी एक मिथ से, एक डिवाइनिटी से, अरिस्टो के परफेक्ट सर्कल, टॉलेमी के एपी सर्कल्स, कोपरनिकस का शॉक, टाइको का डेटा, केपलर्स के लॉज, गैलीलियो का रिबेलियन, न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और आइंस्टीन का रिलेटिविटी। हर एक साइंटिस्ट ने एक पीस ऐड किया पजल में, और रिजल्ट आज हम स्पेस में रॉकेट्स भेजते हैं, मार्स तक मिशन प्लान करते हैं और जीपीएस यूज करते हैं अपनी गली तक नेविगेट करने के लिए। प्लैनेटरी मोशन की स्टोरी एक क्लियर मैसेज देती है कि इंसान कभी रुकता नहीं है, गलतियां करता है, सीखता है, इंप्रूव करता है और फिर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रात में आसमान को देखें या जीपीएस यूज करके अपने दोस्त के घर को ढूंढें, याद रखना उन सब के पीछे है एक ही कहानी, जो इंसान की सबसे बड़ी जीत है, अपनी क्यूरियोसिटी की जीत है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।